बेयर मार्केट में पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करें भाई, इसमें तो मेरा भी फोन रख दिया गया, मैंने हाथ जोड़ दिया आपको। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, कोई आंसर नहीं है इसका। बेयर मार्केट को पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करें? बेयर मार्केट में हनुमान चालीसा करें, भगवान के आगे हाथ जोड़ें, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा जाएं, चर्च जाएं। मजाक की बात और है, सिर्फ इंतजार करें और सर्वाइव करें, क्योंकि अगर आप बेयर मार्केट सर्वाइव करोगे तो बुल मार्केट आएगा और बुल मार्केट उससे ज्यादा देके जाएगा जो बेयर मार्केट आपसे लिया है। आप इसे रिकॉर्ड कर लें और 1.5 साल बाद वापस चला दें। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, जितना बेयर मार्केट लेता है बुल मार्केट उससे 1.5 से डबल देता है। नहीं तो शेयर बाजार में कोई आता ही नहीं। अगर बेयर मार्केट ज्यादा लेता बुल मार्केट है ना, तो जितना लंबा आप शेयर बाजार में रहोगे आप अल्टीमेटली जीरो की तरफ पहुंच जाओगे। क्योंकि बेयर मार्केट आपसे लेगा 100, बुल मार्केट देगा 75, नेट में हो गया -25। फिर बेयर मार्केट लेगा 100, बुल मार्केट देगा 75, तो -25 और हो गए आप। सॉरी, 100 इज 100 एंड 75 इज 75। हमारे साउथ इंडियन के काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं कि वो नंबर्स फॉलो नहीं कर पाते, हम हिंदी में बोलते हैं, तो वो मोमेंटम में निकल जाता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इफ अ बुल मार्केट गिव्स यू 75 एंड अ बेयर मार्केट टेक्स अवे 100 फ्रॉम यू, you will get a deficit of 25 out of your wealth. Then again you repeat it 2-3 times, so every bull and bear market creates a 25 rupee deficit out of your wealth. So if bull market were to give you less than what a bear market takes away from you, then ultimately you would land to zero and there would be no one in the stock market. So the market is positioned as such that a bear market takes away from you a little less than what the bull market gives you. मतलब अब हिंदी में इसी की बात, बुल मार्केट जितना देगा बेयर मार्केट उससे थोड़ा कम ही लेगा। लेकिन जब बेयर मार्केट लेना शुरू करता है ना, तो हमें लगता है तो मेरा कलेजा ही ले लिया, अब मैं क्या करूं। आपको सर्वाइव करना है, आपको टिकना है। अगर आपको बेयर मार्केट सर्वाइव करना है तो मैं आपको 5 शेयर बोलता हूं जो आप बेयर मार्केट में हंसते हंसते निकलेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 शेयर आप देख लीजिए, आप कंज्यूमर लें, आप फार्मा लें, आप सिप्ला ले लें, सिप्ला तो खैर गिर गया अभी, आप HUL ले लें, आप नेस्ले ले लें, आप ब्रिटानिया ले लें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 10-5-15% में आप बच जाएंगे। लेकिन जब वापस बुल मार्केट आएगा तो आपका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ेगा। उस समय बढ़ेंगे रियल एस्टेट, उस समय बढ़ेंगे ऑटो, उस समय बढ़ेंगे कैपिटल गुड्स, उस समय बढ़ेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बुल मार्केट और बेयर मार्केट के लिए आप पोजीशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बोलना आसान है कि यार इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स मत लो, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा हो तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स हो गए, जैसे ऑटो हो गया इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव, बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल्स हो गए, फिर इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव हो गए लॉन्ग डिस्टेंस स्टॉक्स, जैसे हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जोमेटो हुआ, पेटीएम हुआ, नाइका हुआ, जो 10 साल आगे की कहानी बता दें कि हम उस समय कमा के तुमको देंगे। बट ये होता नहीं है, ये सब थ्योरेटिकल है। आप नॉर्मल बैठे रहेंगे, आपके 12-13% बनते हैं, आप थोड़ा उछल कूद कर लेंगे, 14-15-16-17-18% तक बन जाएगा। तो उतना डिफिकल्ट नहीं है। बट ये बेयर मार्केट में पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करें, ये मुझे एक चीज पता है, लेवरेज नहीं करें, फाटका नहीं करें, FNO नहीं करें, जितना कम हो सके करें, उतना ही करें कि आपका डीमैट से शेयर ब्रोकर नहीं निकाले और आप वहां के वहां टिके रहें फील्ड पर। Said when liquidity comes, right, growth stocks increase and dividend stocks don't as compared, but why? देखिए, लिक्विडिटी आती है तो इंटरेस्ट रेट कम होता है। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो फिर आदमी ढूंढता है ग्रोथ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम होने पे बैंक भी कम ब्याज देंगे आपको, क्योंकि इंटरेस्ट रेट घट गया है और लिक्विडिटी आ गई है। तो जब बैंक में भी पैसा नहीं है और आप बैंक से शेयर मार्केट में आ रहे हैं, तो आप रिस्क लेने आ रहे हो ना, नहीं तब तो बैंक में पैसा रख दो। जब बैंक से आप शेयर मार्केट में आ रहे हो तो बैंक FD और स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स का डिफरेंस क्या है? ग्रोथ। बाकी सब यहाँ पे भी डिविडेंड मिल रहा है, वहां पे भी बैंक में इंटरेस्ट मिल रहा है। तो स्टॉक मार्केट में आपका शेयर आपको डिविडेंड दे रहा है और बैंक FD में आपका जो FD है वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है। दोनों बराबर है, कैश फ्लो आपके पास दोनों साइड से आ रहे हैं, कहीं कम कहीं बेसी। बिग डिसाइडर क्या है? बैंक FD में अगर आपने 1 लाख की FD बनाई है तो 5 साल बाद 1 ही लाख मिलेगा अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो शेयर मार्केट में अगर आपने 1 लाख रुपए का शेयर खरीद लिया तो 5 साल बाद ये या तो 2 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। सो जो फाइनल टर्मिनल वैल्यू होता है कैपिटल गेन्स का, वो शेयर मार्केट का ज्यादा होता है। और वो कब होता है? जब उस कंपनी में ग्रोथ होती है। तो अदरवाइज ग्रोथ के लिए ही मार्केट आता है। और जो बड़े पैसे बने हैं, मतलब पिछले 20 साल 30 साल की हिस्ट्री ले लीजिए, बड़े पैसे जिसके भी बने हैं वो ग्रोथ स्टॉक्स खरीद के ही बने हैं। तो ये एंगल से जब भी ग्रोथ आएगा, ग्रोथ कब आएगी? जब लिक्विडिटी का मार्केट में भरपूर बौछार होगा, लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो अपने आप ग्रोथ होंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हर आदमी कैपिटल एक्सपेंशन करेगा, नई कैपेसिटी डालेगा, रिस्क कैपिटल होगा, लोग रिस्क ले पाएंगे। ग्रोथ में क्या होता है? रिस्क ले पाते हो ना आप, आपके पास पैसा है और आप बोल रहे हो यार अभी तो कमाई नहीं है, 2-4 साल में अच्छा कमाएंगे हम। अच्छा 2-4 साल में कमाएंगे तो अभी का क्या? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो ठंडन गोपाल है जी, क्या बोले। तो वो हो गया रिस्क कैपिटल। तो रिस्क कैपिटल आपको जब मिलेगा जब पैसा ज्यादा होगा। किसी के पास ज्यादा पैसा होगा तो आपको बोलेगा चल ले 5 लाख रुपए काम शुरू कर, देखते हैं क्या होता है। तो वो रिस्क कैपिटल आपको जब मिलता है जब लिक्विडिटी होती है, और रिस्क कैपिटल जब आपको चाहिए जब आपको ग्रोथ दिखता है आगे के लिए। क्योंकि अगर आपको किसी से रुपया लेकर भाड़े पे जमीन लगानी है तब तो कोई रिस्क ही नहीं है ना उसका। लेकिन भाड़ा आज जितना मिल रहा है 10 साल बाद उतना ही मिलेगा, इन्फ्लेशन एडजस्टेड ज्यादा मिल जाए। तो वो एंगल से आपको देखना चाहिए। सर आई एम नाइका विद 50% डाउन, आई कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, व्हाट शुड बी माय स्ट्रेटजी? गेट आउट ऑफ नाइका ऑन अ रैली, बिकॉज मुझे नहीं लगता है नाइका का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, बहुत ही सुपर डुपर है। अगर आपके पास 20 साल 30 साल का व्यू है तो स्टॉक में फिर भी रिटर्न बन जाएगा। लेकिन ये ना हो जाए कि पहले 3-4 साल में आपको एकदम ब्लैंक चला जाए, रिटर्न नहीं बने। अगर थोड़ा बहुत है तो आप छोड़ छाड़ सकते हैं, लेकिन आप बड़ा एलोकेशन अगर किए हैं तो मेरे हिसाब से नाइका आपको सिर्फ रुलाएगा, थकाएगा और आपका दिमाग खराब करेगा। आपको हर वक्त लगेगा कि ये स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। ईश्वरन कह रहे हैं
इज बिटकॉइन द न्यू गोल्ड? गोल्ड का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता सर, बट बिटकॉइन इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ अ लो इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट। जहां रेट कटिंग होगी बिटकॉइन मुझे लगता है वापस $60,000 आ जाएगा। काफी लोग अपना व्यू बना लेते हैं बिटकॉइन बेकार है, बिटकॉइन ये है, बिटकॉइन वो है, और जब बिटकॉइन बढ़ता है तो कुछ बोलते नहीं, और बिटकॉइन घटता है तो बहुत बोलते हैं। जो लोग बिटकॉइन में बुलिश है वो बिटकॉइन बढ़ता है तो वो बोलते हैं हमारी तरह, बिटकॉइन घटता है तो वो भी चुप होकर बैठ जाते हैं, भाई मैं क्या करूँ, दाम घट गया, अभी चुप हो जाए, अभी तो बोलने का टाइम ही नहीं है। बट शॉर्टकट में अगर 10 ईयर व्यू है तो बिटकॉइन विल डू वेल, लेकिन मैं नहीं खरीदता बिटकॉइन, बिकॉज इंडिया से खरीदने में रेगुलेटरी हर्डल्स बहुत हैं। गवर्नमेंट आपके ऊपर नजर बना के रखी है क्या आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको रियली अगर लंबे समय तक पैसा लगाना है तो बिटकॉइन के बजाय आप नैस्डैक ले लें, बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि बिटकॉइन चलेगा नैस्डैक नहीं चलेगा, टेस्ला नहीं चलेगा। तो वो हिसाब से बिटकॉइन चलेगा तो नैस्डैक चलेगा, दोनों साथ में चलते हैं तो वो देख सकते हैं। बट बिटकॉइन रियली बहुत ही यूनिक सी चीज है जो इंडिया से बैठकर, बिकॉज रेगुलेटरी इतने इश्यूज हम ले नहीं सकते। प्रणाम, मैं बनारस से हूँ। क्रॉम्पटन के प्रमोटर होल्डिंग न होने का मतलब क्या है? इससे किसी कंपनी का कोई फर्क पड़ता है? हम कंपनी के भविष्य के विषय में आपकी क्या राय है? सो क्रॉम्पटन अच्छी कंपनी है, डिटेल में मेरा दिखा हुआ नहीं है, बट वेरी गुड कंपनी, और प्रमोटर होल्डिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप ये तो इंडिया में हम बना के रखे हैं कि 51% और 74% होल्डिंग होनी चाहिए। अमेरिका में, यूरोप में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि 51% और 74% और 40% की होल्डिंग। वहाँ तो 12-13-14% पर प्रमोटर है। एप्पल में से स्टीव जॉब्स को हटा दिया गया, वो वापस आ गए। टेस्ला में भी मेरे ख्याल से इलॉन मस्क का 15% होल्डिंग है। बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट में होल्डिंग है ही नहीं, बहुत ही कम होल्डिंग है, बेच के वो काफ़ी रुपया निकाल चुके हैं। आप नारायण मूर्ति देखेंगे, इन्फोसिस के प्रमोटर देखेंगे, होल्डिंग नहीं है। विप्रो में जरूर है होल्डिंग। तो ये प्रमोटर होल्डिंग जो नॉर्मल आम तौर पर रिटेल इन्वेस्टर वो देखता है 74% होल्डिंग होनी चाहिए, प्लेज नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी अच्छी कर रही है, कंपनी रिटर्न बना रही है, कैश फ्लो दे रही है, पी रेशियो सही है, उसका ग्रोथ अच्छा है, तो आप उसे ले लें, इतना दिमाग लगाने का ही नहीं है। तो आप होल्डिंग को लेकर एक अच्छी कंपनी ना छोड़े कि इसमें होल्डिंग नहीं है या इसमें होल्डिंग है, तो वो हिसाब से कंपनी जब देखते हैं। ऑफकोर्स प्रमोटर होल्डिंग होती है तो अच्छा होता है, लिक्विडिटी नहीं रहती है बाजार में, मार्केट में शेयर कम फ्लोट होते हैं तो कोई भी बायर आता है तो भाव जल्दी बढ़ जाता है। बट वो सब अपनी जगह की बात है, लेकिन बायर कब आएगा? जब वो कंपनी रिजल्ट देगी, जब उसका ग्रोथ आएगा, जब वो कैश फ्लो दिखाएगी, जनरेट करेगी, तो उस सिचुएशन में तो वैसे हमें देखना चाहिए।